Hello friends, this is Sanjay Gupta and today we will discuss about macroeconomics chapter 5. It's a part of unit 2nd of macroeconomics. It is very important chapter for 12th. First of all, हमें पता है कि जो हमारा बार्टर सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम ही पहले चलता था। पहले से मतलब है जो हमारा मनी सिस्टम है वो मनी सिस्टम आने से पहले बार्टर सिस्टम वर्क करता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एट प्रेजेंट पे तो मनी सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन मनी सिस्टम से पहले क्या था और वो किस तरह से वर्क करता था उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। सीधा सा क्लियर है कि जो बार्टर सिस्टम है उस बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले में किसको एक्सचेंज करते थे? गुड्स को। इट मीन्स वी विल एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, इसके साथ एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे कि जो बार्टर सिस्टम है इस बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। अब सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटी को ही कमोडिटी के बदले में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम बार्टर सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व्हेन अ फार्मर गिव वीट एंड गेट क्लॉथ्स फ्रॉम द वेवर इन रिटर्न इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। मतलब एक पर्सन है, एक फार्मर है जिनके पास वीट है और उनको राइस चाहिए। एक फार्मर है जिनके पास वीट है और उनको क्लॉथ्स चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो इसके लिए क्या करेंगे? अपने पास से जो वीट है वो किसको देंगे? जिनके पास क्लॉथ्स हैं, और उनको क्लॉथ्स लेने के लिए बदले में क्या देना होगा? वीट देना होगा। तो दिस इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होना। ठीक है, अब एट प्रेजेंट में तो क्या होता है कि हमारे पास इजीली मनी होती है, तो मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो गुड्स है उसके बदले में गुड्स ही एक्सचेंज करनी होती थी। तो यहाँ पे एक कुछ लिमिटेशंस होती थी, कुछ ड्रॉबैक्स होते थे जिनकी वजह से बार्टर सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता था। चलो देखते हैं क्या क्या ऐसे लूप होल्स हैं या लिमिटेशंस हैं जो बार्टर सिस्टम में थी और जिनकी वजह से मनी की रिक्वायरमेंट हुई, या यूँ बोले कि जिनकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। तो सबसे पहला आता है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज की। फर्स्ट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देखो यहाँ जैसे वर्ड से समझ आ रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे दोनों पर्सन की सेम कोइंसिडेंस होनी चाहिए, सेम बॉन्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्सन को जो चाहिए वो दूसरे पर्सन के पास होना चाहिए, और जो सेकंड पर्सन को रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट पर्सन के पास अवेलेबल होना चाहिए। देखो समझते हैं, बार्टर सिस्टम कैन वर्क only when both buyer and seller are ready to exchange each other's goods. For example, A can exchange goods with B only when A has what B want and B has what A want. However, such double coincidence is very rare. देखो इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब सीधा सा ये है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो सामने वाले को रिक्वायर्ड होना चाहिए, और जो सामने वाले को रिक्वायर्ड है वही मुझे चाहिए उससे। मतलब मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो उसको दूं और उसके पास जो अवेलेबल है वो मैं उससे लूं, और इसको हम क्या बोलेंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। हमें पता है प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो मनी आया है। ठीक है, तो देखो अब इसको यहाँ पे तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, इट मीन्स पर्सन सेटिस्फाई द वॉन्ट ऑफ ईच अदर एट द सेम टाइम। मतलब पर्सनस की जो वॉन्ट्स है वो क्या होनी चाहिए? सेम टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे एक्सचेंज नॉट पॉसिबल इफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड है अगर वो सामने वाले के पास नहीं है तो यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है अपना लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू क्या होना? कॉमन होना, या ऐसी कोई वैल्यू होना जिसमें हम उसको मेज़र कर सकें। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम बाज़ार में कोई भी शर्ट लेने के लिए गए तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है। शॉपकीपर से जैसे हम पूछेंगे तो वो सीधा बताएगा ये 200 रुपये का है, 100 रुपये का है, 500 रुपये का है या 600 रुपये का है। ठीक है, लेकिन जो डबल बार्टर सिस्टम होता है इस बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। क्यों? बार्टर सिस्टम में तो एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स एक्सचेंज की जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि एक गुड्स को दूसरी गुड्स में किस वैल्यू पे और किस अमाउंट में या किस यूनिट में हम उनको एक्सचेंज करें। तो देखो
In the barter system, all commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services. मतलब सारी goods and services के लिए कोई सिंपल मेजरमेंट या एक कोई सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम उनको मेज़र कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम उन गुड्स को मेज़र कर सकते हैं. इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए हैज़ वीट एंड बी हैज़ राइस. अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो मिस्टर ए हैं जिनके पास वीट है और उनको किसकी रिक्वायरमेंट है, राइस की, और मिस्टर बी हैं जिनके पास राइस अवेलेबल है. ठीक है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हाउ मच वीट इज़ नीडेड टू एक्सचेंज विथ 1 किलोग्राम ऑफ राइस. अब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट वॉन्ट्स वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मिस्टर ए और मिस्टर बी अब आपस में बार्गेन करेंगे. किस चीज़ के बारे में बार्गेन करेंगे कि वो दोनों गुड्स को किस रेशो पे या किस बेसिस पे एक्सचेंज करें. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सिंपल कॉमन मेजर वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है. जैसा कि हम मनी में करते हैं कि भाई वीट लेने गए तो भाई साहब क्या रेट है वीट, तो सीधा सा बोल देते हैं 15 रुपये किलो वीट है, तो वो 15 रुपये दिए और सामने से हमें क्या मिल जाएंगे, वीट मिल जाएंगे. लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं था हमारे पास. ठीक है, अब इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को समझेंगे. डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट. ठीक है, तो अंडर बार्टर सिस्टम contracts involves future payments of credit transaction cannot take place with ease because of the following reasons. देखो हमें पता है हमारे आधे से ज़्यादा जो बिजनेस हैं वो किस पे चलते हैं, क्रेडिट सिस्टम पे. क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर पेमेंट. मतलब आज ट्रांजेक्शन हो जाएगी लेकिन उनका पेमेंट कब होगा, इन फ्यूचर होगा. लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं. बार्टर सिस्टम में सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आज मान लो मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो ले ली, लेकिन मैं फ्यूचर में उसको किस रेशो में या किस रेट पे वापस रिटर्न करूँगा ये डिसाइड नहीं हो पाता है. जैसे आज हम हमारे फ्रेंड्स की बात करते हैं. मान लो आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो बदले में क्या होता है, जो पैसा दिया उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंटरेस्ट प्लस होके वो आपको रिटर्न कर देगा फ्यूचर में जब भी होगा, 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद. लेकिन जब बार्टर सिस्टम होता था तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मान लो मुझे आज वीट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अपने पड़ोसी से जिनके पास वीट की कमी नहीं थी तो उनसे मैंने क्या किया, वीट ले लिया. ठीक है, उनको बोला कि नेक्स्ट सीजन में जब मेरे पास ज़्यादा वीट होगा मैं आपको रीपे कर दूंगा. लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि फ्यूचर में वो किस रेट में या किस अमाउंट किस क्वान्टिटी में रीपे करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी. ठीक है, तो अब ये रीजंस क्या क्या है इनको समझते हैं. The borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. देखो अब पहली प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की. ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस, अब जैसे मैंने इस वीट वाले एग्जांपल में बात की तुम्हें कि वो फ्यूचर में वीट पे करेगा, लेकिन हो सकता है वीट की क्वालिटी डिपेंड करती है. हो सकता है अभी एट प्रेजेंट में मुझे जो वीट मिला है उसकी क्वालिटी बेटर थी और फ्यूचर में जब मैं रीपे करूँगा उस वीट की क्वालिटी अच्छी ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, क्वालिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. सेकंड, देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट. अब ये वही पॉइंट है कि फ्यूचर में वो कितना पे करेगा. आज मान लो उसने 10 किलो गेहूँ लिया था, वीट लिया था, लेकिन फ्यूचर में वो कितना पे करेगा ये डिसाइडेड नहीं होता है. ठीक है, या इसमें प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से उसको सेटल किया जाएगा. और थर्ड आता है द कमोडिटी टू बी पेड टू बी रीपेड में लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. और सीधी सी बात है यहाँ ये चीज़ कंफर्म होती है या ये चीज़ देखी जाती है कि एक पर्सन को क्या होगा, लॉस होगा, और एक पर्सन को क्या होगा, फ़ायदा होगा. ठीक है, मतलब दोनों में से एक पर्सन अपने आप को क्या करेगा, ठगा हुआ सा महसूस करेगा. ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. मतलब स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है. कोई गुड्स होगी उसको कितने टाइम तक हम उसको स्टोर कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो देखो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है ये समझते हैं. हमारा पॉइंट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू. अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम उसको ज़्यादा टाइम तक के लिए या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए हम उसको स्टोर नहीं करके रख सकते हैं. क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आता है मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पजेस ड्यूरेबिलिटी, दैट इज़ देयर क्वालिटी डिटोरेटेड विथ पासेज ऑफ टाइम. हमें पता है बहुत सारी गुड्स ऐसी होती है जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, बेकार होती जाती है. जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सब्जियाँ. आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जी वाला है कोई भी मान लो, तो वो कितने दिन रख सकता है सब्जी को, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन मैक्स टू मैक्स. उसके बाद भी अगर वो सेल नहीं होती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फेंकना पड़ेगा. अगर वो एक्सचेंज नहीं कर पाता है ईजीली इस
ड्यूरेशन में, तो उसे क्या करना होगा, उन सब्जियों को फेंकना होगा या फ्री में देना होगा किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ज़्यादातर ऐसी गुड्स होती है, जैसे वीट और राइस भी, वीट और राइस को भी हम पर्टिकुलर एक टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक वो ख़राब ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद में वो क्या होती है, ख़राब होने लगती है। और सेकंड पॉइंट आता है स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स। कोई चीज़ रखी हुई है, बहुत टाइम तक रखी हुई है, तो वो एक जगह भी घेरती है और उसमें हमें एफर्ट्स भी क्या करने होते हैं, ज़्यादा करने होते हैं। एज ए रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर द अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मतलब हम हमारी गुड्स को एक लंबे टाइम तक के लिए या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर मनी हो तो होता है ना, हम मनी को बहुत सारे लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं इजीली, कहीं भी साल भर के लिए पैसे को रख दो और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो पैसा वैसे के वैसे ही उसके बाद भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हमारा आता है मनी। लेकिन मनी पे जाने से पहले हम एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। तो पहले हमने अभी डिस्कस किया जैसे बार्टर सिस्टम था, तो पहले बार्टर सिस्टम वर्क करता था। इस बार्टर सिस्टम के बाद में आया कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इसके बाद में सोने और चांदी के सिक्के आए, जो हमने सुने हुए हैं, मूवीज़ में देखा हुआ है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे वो उनकी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं होती थी, ठीक है। तो वो भी एक तरह से मनी का ही पार्ट है, लेकिन वो एक थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के बाद का मनी है, करेंसी है, ठीक है। और उसके बाद में 8 प्रेजेंट में जो हमारी पेपर करेंसी और कॉइन्स चलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। और 8 प्रेजेंट में एक करेंसी और चलती है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में किसको इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ये सब चीज़ें जो होती है ये प्लास्टिक मनी हो जाती है। और लेटेस्ट जो हम सबको पता है ई मनी, ठीक है। ई मनी क्या हो जाती है, हमारा वॉलेट बैलेंस, पेटीएम में जो बैलेंस है हमारे, ठीक है, या हमारे अकाउंट में जो हमारे अमेज़ोन पे जो अकाउंट होते हैं उनमें जो बैलेंसेज हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ई मनी, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन ऑफ मनी पे देखते हैं, एक बार समझते हैं कि मनी होता क्या है एक्चुअल में और मनी करता क्या है, ठीक है। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो एक चीज़ यहाँ नोट करना, जो भी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम में, वही सब मनी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या यूँ बोलूँ वही क्या है, मनी की डेफिनेशन है। हमें पता है, सीधी सी बात है कि जो बार्टर सिस्टम है, वो बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए तो मनी सिस्टम आया है, और जो मनी सिस्टम आया है वो बार्टर सिस्टम्स को ख़त्म करता है या बार्टर सिस्टम की कमियों को ख़त्म करता है। तो देखो इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मनी क्या होता है, विच इज़ generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payments, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो द टर्म मनी इज़ यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स, मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आएगी जैसे कि कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक्स एक्सेट्रा। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो सीधे सीधे जो हमें दिखता है वो पता है कि आपके पास कॉइन्स है वो मनी का पार्ट है, जो आपके पास पेपर नोट है, करेंसी है, या जो हमारा बैंक में बैलेंस है वो सब हमारा क्या है, मनी। लेकिन इसके साथ में विच आर यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स, मतलब ऐसा और कुछ जो हमारे बिजनेस क्लेम्स को या हमारी जो लाइबिलिटी है, जो हमारी किसी डील को कंप्लीट करने के लिए जो पेमेंट है जिस भी फॉर्म में, वो सब भी किसका पार्ट होता है, मनी। हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर दो पर्सन के बीच में किसी चीज़ को एज ए मनी एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो भी उन दोनों पर्सन के बीच में क्या होगा, एज ए मनी वर्क करेगा। जैसे हम बहुत सारी शॉप पे देखते हैं, स्वीट्स वगैरह की शॉप पे, कि हम जाते हैं, पहले काउंटर पे किया जाता है और काउंटर से हमें एक टोकन अवेलेबल करवाया जाता है। तो वो टोकन क्या होता है, उस शॉप के दूसरे काउंटर्स पे जितने भी स्टॉल्स होती है उन स्टॉल्स पे एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस शॉप से बाहर निकल के उसको कहीं दूसरी शॉप पे दोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पर्सन के बीच में, वो काउंटर और जो कैश काउंटर है और जो स्टॉल्स हैं, उन सब के बीच में वो क्या है, एज ए मनी वर्क करेगा। जो टोकन है वो टोकन क्या करेगा, एज ए मनी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, मनी का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखना, जनरली हम मनी में सारे कॉइन्स को, करेंसी नोट्स को, चेक्स को, और जो भी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो बिजनेस क्लेम को सेटल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन सबको भी हम किसका पार्ट मानेंगे, मनी का पार्ट मानेंगे।